अपने लोग एरिया बाउंडेड बाय कर्व पढ़ रहे थे, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। उसमें अपने लोग कल इलिप्स का इक्वेशन और ग्राफ देख लिए थे। हाइपरबोला का देखना था, तो हाइपरबोला का देखते थे। पैराबोला इलिप्स का देख चुके हैं मैंने ना। इक्वेशन एंड ग्राफ ऑफ हाइपरबोला, ठीक है ना। हाइपरबोला का इक्वेशन और ग्राफ। तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, ये रहा हाइपरबोला का इक्वेशन, ठीक है। ये हाइपरबोला का इक्वेशन हुआ। अब क्या, पहला नंबर में इसका भी इलिप्स की तरह दो ग्राफ होगा। अगर मान लो a ग्रेटर देन b रहा, a ग्रेटर देन b रहा, तो ग्राफ कैसा बनेगा। x डैश y डैश, ये ओरिजिन रहा, ठीक है ना। अगर a ग्रेटर देन b है तो a किसके नीचे है, x के स्क्वायर के नीचे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो इसका मतलब जो बड़ा रहेगा उसके टाइप खुला हुआ रहेगा, यानी क्या है कि ग्राफ जो बनेगा ना हाइपरबोला का, वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। हाइपरबोला का जो ग्राफ बनेगा इस तरीके से बनेगा, और इसका कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, b, इधर 0, माइनस का b, ठीक है, ये आ गया। और इधर होगा a और माइनस a, ठीक, a और माइनस a, ठीक। नेक्स्ट में दूसरा ग्राफ जो होगा a लेस देन b के लिए, वो क्या होगा, अगर a लेस देन b है यानी a छोटा है, तो a छोटा है तो ये ग्राफ बनेगा। a किसके नीचे में था, एक्स स्क्वायर के नीचे में। इसका मतलब इस बार ग्राफ जो बनेगा वो एक्स एक्सिस से बनेगा, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे b बड़ा, यहाँ पे b छोटा था, तो b छोटा था तो b मतलब किसके नीचे था, y, तो y एक्सिस पे ग्राफ बना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन छोटा है, a किसके नीचे, x, तो ग्राफ के x एक्सिस के ऊपर में ग्राफ बनेगा x डैश। इस तरीके से अपने लोग याद रख सकते हैं, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन हो कि कौन सा ग्राफ किसका है, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, माइनस का a,0, इधर से a,0, ठीक है। ग्राफ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये अपना ग्राफ इक्वेशन ग्राफ ऑफ हाइपरबोला भी खत्म हुआ अपना, ठीक। नेक्स्ट में अपने को मैंने बोला था कि ये तो बेसिक्स है, जो मतलब क्या कि 11th में पढ़ाया जाता है और इस चैप्टर में यूज होगा, इस कारण से अपने लोग ये पढ़ रहे थे। नेक्स्ट में अपने लोग एरिया बाउंडेड बाय कर्व का पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि एरिया बाउंडेड बाय कर्व के लिए जो वो फार्मूला, मेन फार्मूला है वो, ठीक है ना। यहाँ पे अपने लोग फर्स्ट में फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व कर्व्स कौन कौन सा, y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, एंड एक्स एक्सिस। कर्व कौन कौन सा हुआ, y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी और एक्स एक्सिस। ये चार कर्व हुआ, इस चार कर्व से बॉन्डेड, चार कर्व दिखा ना सबको, y इक्वल टू एफ एक्स, एक कर्व ये हो गया, एक्स इक्वल टू ए, एक लाइन ये रहा, लाइन भी कर्व ही हुआ ना एक तरीके से, एक्स इक्वल टू बी, ये भी एक लाइन हुआ, तो ये भी एक कर्व हुआ, एक्स एक्सिस भी एक कर्व हो गया, ठीक है ना। तो देखो ये पहले तो ये फिगर बनाना पड़ेगा, और इस चैप्टर में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ग्राफ बनाना चाहिए, बोलने का मतलब फिगर आना चाहिए इक्वेशन का,
तो फिगर तो बनेगा, उसके बाद ही ये क्वेश्चन बनेगा। और जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो उस क्वेश्चन में फिगर बनाना पड़ेगा, फिगर का नंबर मिलेगा और उसके बाद साथ साथ सॉल्व करने का। बिना फिगर बनाए अगर कोई सॉल्व किया तो उसको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि अपने पहले को जो ग्राफ्स दिया उसके हेल्प से अपने लोग को ग्राफ एक्स वाई प्लेन पे उसका फिगर बनाना है, ठीक है ना। देख तो y इक्वल टू एफ एक्स दिया, तो y इक्वल टू एफ एक्स अपने को पता नहीं है कि एफ एक्स कौन सा वैल्यू है। तो एफ एक्स कौन सा वैल्यू, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, ये एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स एक लाइन एक कर्व ड्रॉ कर देते हैं, बोल देते हैं कि ये y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है ना। तो y इक्वल टू एफ एक्स इसको बोलते हैं, एक कर्व है कोई, क्योंकि एफ एक्स डिफाइंड नहीं है, साइन एक्स या कॉस एक्स दिया रहता है तब ना लिखते क्या कि तब ना साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अभी तो डायरेक्ट एफ एक्स ही दे देते हैं, मान लेते हैं कि ऐसा कुछ कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। और यहाँ से ये जो लास्ट वाला पार्ट है वो इसका एक्स इक्वल टू ए लाइन है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक एक्स इक्वल टू बी लाइन है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। तो इसका मतलब ये कर्व, ये लाइन फर्स्ट एक लाइन ये हो गया एक्स इक्वल टू ए, और ये हो गया एक एक्स इक्वल टू बी, ये लाइन हो गया, और फिर एक्स एक्सिस। तो इस चारों से घिरा हुआ पार्ट तो यही हुआ, यानी कि मुझे इस पार्ट का एरिया निकालना है। इस पार्ट का क्या निकालना है, एरिया। तो इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप मान लेंगे, ठीक है ना। स्ट्रिप मतलब पट्टी, ठीक है ना। तो एक छोटा सा पट्टी मान लेंगे, एकदम बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो बहुत पतला पट्टी है, तो ये पट्टी ले ली। अच्छा, इसका जो चौड़ाई, एक तो लंबाई हो गया, ये पूरा हाइट, ये तो लंबाई, और चौड़ाई को बोल देते हैं क्या कि ये ना डी एक्स, यानी कि सबसे छोटा, एकदम सबसे छोटा चौड़ाई है, बहुत कम चौड़ाई है। डी एक्स मतलब कि सबसे छोटा, ठीक है ना, बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम चौड़ाई, उसको डी एक्स बोल दिया, ठीक है ना, डी एक्स। क्योंकि एक्स एक्सिस पे इसीलिए डी एक्स बोलेंगे, सिर्फ एक्स एक्सिस माने ये चौड़ाई डी एक्स एक्सिस का यहाँ पे लिए, तो इसीलिए इसको डी एक्स लिखे हैं। अच्छा, एक चीज़ और क्या कि सबको एक चीज़ पता है कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता क्या है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू कितना, 0, सबको पता है। अच्छा, ये जो कर्व है उसका दिया हुआ इक्वेशन कितना, वाई इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, हम एक चीज़ इधर पूछते हैं पहले, जैसे एक ये मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, मैंने ये लाइन ड्रॉ किया वाई इक्वल टू कितना 3, और ये लाइन ड्रॉ किया वाई इक्वल टू कितना, वाई इक्वल टू 1 ड्रॉ किया। अगर हम इन दोनों कर्व के बीच में गैप देखेंगे तो कितना होगा, तो बोले कि सर इन दोनों कर्व के बीच में ये वाई इक्वल टू 1 है, एक वाई इक्वल टू 3 है, तो इसका दोनों के बीच में 2 गैप होगा। तो 2 हम गैप जो है यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो हम कैसे निकालेंगे, तो बोला कि सर ऊपर वाला जो वाई इक्वल टू है ना उसमें से नीचे वाला घटा दीजिए, यानी ऊपर वाले वाई में से नीचे वाला वाई घटा देंगे तो हाइट पता चल जाएगा ना। हाँ, तो इसमें भी देखो क्या कि ऊपर वाला कर्व, देखो ये जो स्ट्रिप है ना, ये स्ट्रिप ये एक तरह से रेक्टेंगुलर टाइप में हो गया, आयत के टाइप में, रेक्टेंगल, ठीक है ना, रेक्टेंगल टाइप में हो गया, तो आयत के टाइप में हो गया, ठीक है ना। तो अब देखो क्या, आयत का अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ चाहिए। तो ब्रेथ तो हमको पता चल गया कि डी एक्स है, लेंथ आप देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, यानी ऊपर वाला कर्व जो है जिसको टच कर रहा है वो उसका वाई क्या है, एफ एक्स है, और नीचे वाला का वाई कितना है, 0 है। तो इसका मतलब क्या कि मुझे इसका इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा बताओ, तो इस स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा क्या, इस स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा क्या कि ऊपर वाला कर्व में से नीचे वाला कर्व घटाना है, तो एफ एक्स माइनस का 0, ये होगा ना। ये अब देखो एफ एक्स, ऊपर वाला वाई क्या था एफ एक्स, नीचे वाला वाई क्या था 0 था, तो एफ एक्स में से 0, जैसे 3 में से, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया ना, अगर 3 में से 1 को घटाएंगे, ऊपर वाले वाई में से नीचे वाला को वाई को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा डिस्टेंस, तो ये दोनों के बीच में गैप 2। इसी तरह से अपने को गैप आ चुका है, ठीक है ना। एफ एक्स माइनस 0 यानी क्या कि एफ एक्स ही होगा, ये चौड़ाई हो गया इंटू ये लंबाई हो गया, इंटू चौड़ाई कितना होगा, डी एक्स हो गया। तो ये अपना एरिया आ गया किसका, इस स्ट्रिप का एरिया आ गया इतना, एफ एक्स
माइनस 0 लिखना तो लिखो, बोल सकते हैं। जैसे कि आपने समझने के लिए काम किए कि ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाला कर्व घटा दिया। ऊपर वाला कर्व क्या, ये ऊपर वाला जो कर्व था उसमें से ये नीचे वाला कर्व क्या, एक्स एक्सिस घटाएं, क्योंकि इसी दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। जिन दो ग्राफ के बीच का डिस्टेंस निकालना है, उन दोनों ग्राफ में देखना है कि सबसे पहले ऊपर कौन है और नीचे कौन है। तो ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाले कर्व को घटाना है, तो वो दोनों के बीच का डिस्टेंस अपने को दे देगा, ठीक है ना। तो एफ एक्स माइनस 0 इंटू डी एक्स ये आ गया। तो इसका मतलब क्या, ये लंबाई भी दे दिया और ये तो डी एक्स चौड़ाई। तो अब ये क्षेत्र, ये क्या हो गया, एरिया हो गया किसका, इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया हो गया। लेकिन मुझे एरिया किसका निकालना है, मुझे इस पूरे पार्ट का एरिया निकालना है। किसका, ये पूरे पार्ट का, ये पूरे पार्ट का एरिया निकालना है। यहाँ पर लिखिए ना, फाइंड द एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व, ये चारों कर्व के थ्रू जो बॉन्डेड एरिया, यानी इस पूरे पार्ट का एरिया निकालना है। तो पूरे पार्ट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यानी कि ये जो स्ट्रिप का एरिया है उसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ कहाँ से कहाँ तक के बीच में मुझे एरिया चाहिए। देखो ये ग्राफ तो और भी आगे हो सकता है, वाई इक्वल टू एक्स, लेकिन देखो हमको चाहिए था एरिया एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी में ही, ठीक है ना। एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी ही कर दिया हुआ था। तो एरिया हमको चाहिए एक्स इक्वल टू ए से लेकर एक्स इक्वल टू बी तक। तो लोअर लिमिट छोटा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक चाहिए, मतलब ए से लेके बी तक। एरिया मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए, ए से लेके बी तक, तो ए से लेके बी तक। यानी क्या कि इस पार्ट को, स्ट्रिप के एरिया को इंटीग्रेट कर देंगे। जहाँ से जहाँ तक का हमको एरिया चाहिए उसको वहाँ से वहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे। मुझे एरिया चाहिए ए से लेके बी तक का, तो हम इस इंटीग्रेशन को कहाँ से, इसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम ए से लेके कहाँ तक, बी तक। तो ये जो फार्मूला बना, जैसे क्या कि एरिया बराबर कितना, इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इसी फार्मूला के थ्रू अपने लोग क्या करेंगे, इस बाउंड्री रीजन के एरिया निकालेंगे। अब एफ एक्स अपने को दिया रहेगा, साइन एक्स रहता है तो साइन एक्स को इंटीग्रेट कर देते हैं। ए बी का वैल्यू दिया रहेगा, ए का वैल्यू 2 5 कुछ ऐसे कुछ दिया रहेगा, तो उस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया क्या कि कैसे एरिया निकालें। ये तो मैंने जनरली ए बी एफ एक्स ये सब मान लिया। अब इसके बदले हो सकता है एक्स के बदले 2 हो, इस एक्स के बदले 4 हो, इस एफ एक्स के बदले साइन एक्स हो, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल ये थ्योरी हुआ, एक तो थ्योरी, एग्जाम्पल तो बाद में देंगे, ठीक है ना। तो ये थ्योरी है। तो ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया कि एरिया बाउंडेड कर्व कैसे निकालना है। बोला कि सर स्ट्रिप का एरिया निकाल लेंगे और जहाँ से जहाँ तक का एरिया चाहिए वहाँ से वहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे। हाँ, इंटीग्रेट कर देंगे। स्ट्रिप में भी जैसे कोई बोला कि सर एक्स स्ट्रिप में अगर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर स्ट्रिप रहेगा, यानी क्या कि एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर स्ट्रिप किस पे परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो चौड़ाई को डी एक्स मानेंगे। हाँ, अगर वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर स्ट्रिप हुआ तो हाँ, अगर कैसा कोई ऐसा कर्व आ गया जिसका एरिया निकालने के लिए मुझे एक्स एक्सिस का स्ट्रिप नहीं बना करके वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर स्ट्रिप बनाना पड़ा, तो उसका चौड़ाई क्या हो जाएगा, उस स्ट्रिप का डी वाई हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, चौड़ाई तो पता चल गया, लंबाई निकालना है। तो दो आप लोग स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक, ऊपर वाले कर्व से नीचे वाले कर्व क्या, नीचे वाला कर्व क्या है, नीचे वाला कर्व कुछ नहीं तो एक्स एक्सिस को टच करें ना, एक्स एक्सिस भी एक कर्व हुआ और एक्स एक्सिस का इक्वेशन कितना होता है, वाई इक्वल टू 0। यानी कि ऊपर वाले वाई में से नीचे वाला वाई को घटा देना है, तो वो अपने को क्या दे देगा, लेंथ दे देगा, ठीक है ना, स्ट्रिप का। ठीक, ये सबको समझ में आ गया था। और लंबाई इंटू चौड़ाई सबको पता ही है, वो होता है क्या, आयत का क्षेत्रफल हो, ये तो लंबाई इंटू चौड़ाई। तो स्ट्रिप का अपने को एरिया पता चल जाएगा और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल एरिया अपने को पता चल जाएगा ए से लेके बी तक में। सबको समझ में आएगा। मेन क्या है कि समझना, ये जो थ्योरी है ना जो पढ़ा रहा हूँ वो समझना, बाकी कुछ नहीं है। थ्योरी बस समझना आना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर समझ में आ गया थ्योरी, जिसको समझ में आ गया वो बुक में एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा उससे, ठीक है ना, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है, बहुत इजी, ठीक है ना। तो कोई बोला कि सर ठीक है, दूसरा मैं एक थ्योरी लिखा देता हूँ जिसमें वो किसके स्ट्रिप परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस हो, ऐसा एक मैं बता देता हूँ, ठीक है। ठीक, तो एक दूसरा पार्ट, ये पहला हो गया, दूसरा थ्योरी। Find the area bounded by the curves x equal to fy
y इक्वल टू a, y इक्वल टू b एंड y एक्सिस। तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स क्या क्या है, x इक्वल टू एफ वाई, x इक्वल टू कितना एफ वाई, x इक्वल टू एफ वाई, y इक्वल टू a, y इक्वल टू b और y एक्सिस, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे पहले इस फिगर को। अभी देखो y इक्वल टू एफ वाई दिया, यानी क्या कि कोई जो अपने लोग कोई कर्व का इक्वेशन फंक्शन पढ़ेगा, वहाँ पे कोई फंक्शन रहेगा, ठीक है ना। अब फंक्शन यहाँ पे नहीं दिया, साइन एक्स कॉस एक्स tan एक्स, कोई भी किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता है, ठीक है ना। अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, कैसा भी फंक्शन हो सकता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकते हैं। तो वो फंक्शन बुक में जब क्वेश्चन, ये भी एक्चुअली मैंने अपने लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अपने लोग थ्योरी समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्स इक्वल टू एफ वाई मान लेते हैं क्या कि एक कर्व है एक्स इक्वल टू एफ वाई, यही है एक्स इक्वल टू एफ वाई, यही कर्व क्या है एक्स इक्वल टू एफ वाई है, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन यहाँ रहा, ठीक है। नेक्स्ट में इस कर्व का जो एरिया निकालना है, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी। यहाँ पे अपने को मानना पड़ेगा कि एक्स का वैल्यू ए जो है वो बी से छोटा है, तो एक्स का वैल्यू, ये जो वाई का वैल्यू ए है, ए बी से छोटा है, तो इसका मतलब ए नीचे होगा, तो ये हो गया वाई इक्वल टू ए, और यहाँ पे ले लेते हैं वाई इक्वल टू बी, ये वाई इक्वल टू बी। तो यानी कि मुझे इसके, और फिर क्या वाई एक्सिस तो पता ही है ये होता है ये लाइन। तो इससे बॉन्डेड देखो एरिया हमेशा बॉन्डेड का ही निकलेगा, यानी कि बॉन्डेड मतलब कि घिरा हुआ पार्ट का, ये नहीं क्या कि जैसे ये हुआ बोला इसका एरिया निकालो, तो ये तो चारों बगल से घिरा है क्या, नहीं घिरा है, तो इसका मतलब क्या कि घिरा हुआ होना चाहिए, यानी पैक्ड, यानी कि बॉन्डेड होना चाहिए, घिरा हुआ एरिया, घिरा हुआ पार्ट का ही एरिया निकलता। अब सिर्फ यही देता, ये लाइन नहीं देता, ये लाइन नहीं देता, वाई एक्सिस नहीं देता, मतलब क्या कि ये दे देता और कुछ नहीं देता, तो एरिया नहीं निकाल सकते थे अपने लोग। ये भी दिया लाइन कर्व दिया, वाई एक्सिस ही नहीं दिया रहता, तो वाई एक्सिस नहीं दिया, तो इसका मतलब इधर से खुला ही रह गया पूरा, क्या इसका मतलब क्या, तो फिर अपने लोग फिर नहीं एरिया निकाल सकते हैं। अब देखो वाई एक्सिस दे दिया, तो इसको भी मिला दिया, इसको भी मिला दिया, यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, तो हो गया अब बॉन्डेड रीजन हो गया अपने। हम लोग इसमें स्ट्रिप मान लेते हैं, ये वर्टिकल हॉरिजेंटल स्ट्रिप इसको बोलेंगे, और जो पहले वाला था उसको वर्टिकल स्ट्रिप बोलेंगे। तो ये जो हॉरिजेंटल स्ट्रिप है तो वो किस पे परपेंडिकुलर है, वो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका चौड़ाई को डी वाई मान लेंगे, ठीक है। हम देखो जैसे एरिया निकालेंगे, एरिया पहले स्ट्रिप का एरिया लिखेंगे, एरिया फिर स्ट्रिप क्या आ जाएगा, तो देखो फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्या बोलो, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये हुआ एक्स इक्वल टू कितना 3, और ये हो गया एक्स इक्वल टू कितना -1। इन दोनों के बीच का गैप देखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितना होगा। तो क्या करेंगे जैसे वाई एक्सिस में क्या करते थे, वाई में जो गैप ढूंढना रहता था, वाई में जो गैप ढूंढना रहता था, तो क्या करते थे बताओ, वाई में जब गैप ढूंढना रहता है तो फिर क्या करते हैं अपने लोग, तो जैसे वाई में अपने को गैप ढूंढना है, जैसे ऊपर वाला कर्व रहा वाई इक्वल टू 4, नीचे वाई इक्वल टू कितना 3, ठीक है ना। तो यानी क्या कि ऊपर देखो, अगर बोले ऊपर यहाँ तो पता चल जाएगा, ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाले कर्व में घटाते हैं। इधर देखो, इधर क्या बोलेंगे, राइट साइड वाले कर्व में से लेफ्ट साइड वाले कर्व को घटाएंगे, क्योंकि राइट साइड वाला, अब जो किसी दो के बीच में अति देखना है क्या कि दो नंबर के बीच में कितना गैप है, तो पहले बड़ा में से छोटा घटाएंगे ना, तो बड़ा वैल्यू तो क्या होगा, देखो इसमें वाई इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 3 बड़ा वैल्यू होगा, एक्स इक्वल टू -1, तो इसका मतलब बड़ा वैल्यू इधर देखो, इसमें बड़ा वैल्यू कौन सा होगा, इसमें बड़ा वैल्यू, तो कोई बोला कि वाई बी, इधर की छोटा वैल्यू ए, तो इसका मतलब ऊपर वाले कर्व में से पीछे, इसका मतलब क्या कि नहीं, हाँ देखो इसका चौड़ाई तो डी एक्स हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो ये एक्स, ये एक्स बड़ा होगा कि ये एक्स बड़ा होगा। अच्छा वाई एक्सिस का इक्वेशन कितना होता है, एक्स इक्वल टू 0, एक चीज बोलो, ये तो 0 हो गया, ये एक्स, इसका जो एक्स इक्वल टू दिया हुआ ये कुछ ना कुछ तो होगा ना उसका वैल्यू, तो हाँ, तो ये एक्स 0 यहाँ पे, इधर जाने के बाद तो एक्स का वैल्यू बढ़ता है, तो ये बड़ा वैल्यू हुआ, और बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू घटाएंगे कितना आ जाएगा बताओ, तो यानी क्या कि एफ वाई माइनस का 0 इंटू कितना, अगर मैं ये इंटू डी वाई करना पड़ेगा ना अपने को, लंबाई इंटू चौड़ाई करने के लिए, हाँ ये आ गया। अब देखो क्या कि अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो अपने को एरिया दे देगा, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी, वाई इक्वल टू ए टू वाई इक्वल टू बी, तो ए से लेके बी तक, तो एरिया बराबर कितना आ गया बताओ, एरिया बराबर इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ वाई डी वाई, ठीक है, तो ये अपना एरिया आ गया, ठीक है ना, ठीक।
जिसको ये दो ही मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। एक तो क्लासरूम नहीं है तो मैं दो ही, क्लासरूम रहता तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा देता, ठीक है ना। तो ये मैं दो ही लेकिन बता रहा हूँ, ठीक है ना, दो ही। और दो से ही अगर ये दो ही थ्योरी पता है, दो से ही बुक का सारा क्वेश्चन बनेगा। इस दो से ही बुक का सारा क्वेश्चन बनेगा, इस दो ही फार्मूला से बुक का सारा क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, एक भी बोला कि सर ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, नहीं। अगर याद करना रहता तो मैं यहाँ पे रिमेंबर लिख देता। फार्मूला याद नहीं करना है, ये जिस तरीके से मैंने बताया कि जिस तरीके से समझाया है ना, बस वो ध्यान रखना है। अगर फार्मूला तो ये सर इसका फार्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं। अच्छा, ये जो जिस तरीके से आप लोग ये सॉल्व किए हैं वो याद रखना जरूरी है, हाँ वही याद रखना जरूरी है। फार्मूला याद रखना, फार्मूला भूल गए, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अपने को पता होना चाहिए क्या कि अच्छा एरिया बाउंडेड बाय कर्व, यानी कि बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है। ये बाउंडेड रीजन हुआ, इसका मुझे एरिया निकालना है। अच्छा, तो अपने को सब कुछ दिया ही रहेगा क्वेश्चन में, ये भी y इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी का वैल्यू भी दिया रहेगा, x इक्वल टू एफ वाई। मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ, ट्रिमेट्री या अलजेब्रा या कुछ भी फंक्शन, वो y के टर्म में दिया रहेगा। जनरली अपने लोग को x के टर्म में आता है, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स। हाँ, यहाँ पे y है, एफ वाई है, साइन वाई कॉस वाई टेन वाई, इस तरीके से, यानी कि y के टर्म में फंक्शन आ जाएगा कोई, ठीक है। अब देखो स्ट्रिप का स्ट्रिप अपने को पता चल जाएगा कि अब देखो क्या कि इस टाइप के कर्व में अगर क्या कि अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मानता तो थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकता था, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता था, ठीक है ना। क्योंकि हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल तो ये हुआ, वर्टिकल स्ट्रिप मानते तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता था कि मतलब क्या कि सही नहीं होता है इस तरह के फिगर में। इस तरह के फिगर में अगर हम वर्टिकल स्ट्रिप मानते तो सही नहीं होता, इसलिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप इसमें मानना ज़्यादा काफ़ी ईजी है, ठीक है ना। और एरिया तो सेम ही रहता है, चाहे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से निकालो, वर्टिकल स्ट्रिप से निकालो, जिससे सुविधा हो उससे निकालो, ठीक है ना। तुमको जिससे तुमको लगता है कि हम वर्टिकल स्ट्रिप से बना सकते हैं तो वर्टिकल स्ट्रिप से बनाओ, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से बना सकते हैं तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से बनाओ। तुमको फिगर जैसे क्या कि वाई इक्वल टू साइन एक्स दिया, मान लो कि ये साइन एक्स दिया, जैसे ये साइन एक्स दिया, अब यहाँ से 0 से लेकर पाई तक बोला एरिया निकालने के लिए। अब आपको पता चल रहा है कि इसमें वर्टिकल स्ट्रिप मानना ईजी है या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप इसमें से अच्छा होगा कि वर्टिकल स्ट्रिप माने, ठीक है ना। और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, नीचे वाला का कितना है y इक्वल टू 0, ऊपर वाला ये कर्व है y इक्वल टू साइन एक्स। अब देखो यहाँ पे मैंने एरिया एग्जाम्पल भी एक दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन करना, एरिया निकालना है मुझे, एरिया बराबर कितना हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक का एरिया निकालना है, 0 से लेके, ये देखो कर्व में यहीं पे रोक दिया, जैसे 0 से लेके पाए, 0 से लेके पाए। ऊपर वाला कर्व क्या है, ये देखो ऊपर वाला कर्व जो स्ट्रिप को टच कर रहा है वो क्या है, ये वाला कर्व, ये पूरा कर्व, हर एक पॉइंट जो है ना इसका साइन एक्स है, साइन एक्स है। इसका मतलब कि ऊपर वाला कर्व क्या है, साइन एक्स, और नीचे वाला कर्व क्या है, एक्स एक्सिस, यानी क्या कि वाई इक्वल टू 0 है कि नहीं। तो -0 करना है तो -0 करके लिखो, नहीं तो यहीं पे dx लिख दो, हो गया। स्ट्रिप में यहाँ पे dx आएगा ना, dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos x, ठीक है ना, माइनस का cos x होता है। हाँ, उसको कहाँ से कहाँ तक जो है 0 से लेकर पाई तक, और अपर लिमिट रखेंगे माइनस का cos पाई। एग्जाम्पल भी लिख लेना एक, ठीक है ना। क्वेश्चन विदाउट क्वेश्चन में एग्जाम्पल दे दिया फिगर बना के, देखो माइनस का cos पाई, और फिर कितना माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट लिखेंगे तो लोअर लिमिट क्या, माइनस का cos 0। अब यहाँ पे देखो cos पाई कितना हो गया, -1, तो -1 से आगे माइनस मल्टीप्लाई तो +1 हो गया। अब यहाँ देखो cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होगा, 1 और माइनस कितना हो गया, -1, माइनस ये माइनस मिल के क्या हो गया, प्लस का 1 आ गया। 1 + 1 कितना 2, स्क्वायर यूनिट, एरिया क्या होता है, स्क्वायर यूनिट ही होता है ना, यानी क्या आ गया 2 स्क्वायर यूनिट, यानी क्या इस पार्ट का एरिया, इस यहाँ से यहाँ तक इस पार्ट का एरिया 2 स्क्वायर यूनिट है, हाँ 2 स्क्वायर यूनिट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सब कुछ समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो 2 बार रिपीट कर लो लेक्चर को, सबसे अच्छा, ठीक है ना। और क्लासरूम रहता तो मैं और भी थ्योरी पढ़ाता, लेकिन ये यहाँ पे ऑनलाइन चल रहा है तो ये 2 ही थ्योरी मैंने पढ़ाया, ठीक है ना, और सफिशिएंट है किसी भी क्वेश्चन, किसी भी बुक का क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है ना, किसी भी बुक का। उसमें क्या ज़्यादा थ्योरी में क्या होता है क्या कि वेराइटी का चीज़ सब दिखेगा तुमको, ठीक है ना, लेकिन मेन चीज़ यही रहता है, ठीक है ना। तो वेराइटी देखने से अच्छा है कि मेन चीज़ समझ लो और वेराइटी क्वेश्चन में